हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये आज फ्रेश नया वीडियो नए टॉपिक के साथ में, बट चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? पुराना पुराना यानी कि जो ऑलरेडी हम दो वीडियोस में जिसमें डिस्कस कर चुके हैं उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सिकरा। ठीक है, तो सिकरा को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा थर्ड वीडियो है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, बताता हूँ कि हमने अभी ऑलरेडी क्या फ्लो में हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे बता रखा है कि मैंने अलग अलग क्लब्स को यहाँ पर डिफाइन किया है, जिससे आपको चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो लास्ट टू वीडियोज़ में हम सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशंस और कुछ बेसिक्स को हमने यहाँ पर समझ लिया था। डेफिनेशंस के साथ में एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी आई मीन। ठीक है, और उसके साथ में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था CND का, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन का। फिर वीडियो नंबर 2 में हमने यहाँ पर बात करी दूसरी स्पेशल चीज़ की। ठीक है, और ये वाला जो क्लब था हमारा, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं था बट अच्छा क्लब था। ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि सेक्शन 3, 4 और 5 इन तीनों में स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन कैसे ग्रांट किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है और विड्रॉ भी हो सकता है क्या, ये भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारा थर्ड वीडियो है, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। 7A, 8, 9 एंड 10 ऐसे टोटल 4 सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट है, जो बात करते हैं रूल्स और बायलॉज के बारे में। ठीक है, तो हर स्टॉक एक्सचेंज की गवर्निंग बॉडी होती है, वो अपने रूल्स और अपने बायलॉज बनाते हैं। तो अब कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है? स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, सेबी इन्वॉल्व है और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इनमें से कौन क्या कर सकता है, इनकी क्या क्या पावर्स है, कौन बना सकता है, कौन अमेंड कर सकता है, ये सारी बातें हमको समझनी है। इन चारों सेक्शन में हम ये बात समझने वाले हैं। ठीक है, बट साथ में 2 सेक्शंस और है शुरुआत में जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज 6 एंड 7। ये दोनों को डिस्कस करना पड़ रहा है कि छोटी छोटी बातें इनके अंदर, कि एनुअल रिटर्न्स कैसे भरना है, पीरियडिकल रिटर्न्स कैसे भरना है। ठीक है, और साथ में हमें समझना है कि इनके रिकॉर्ड्स वगैरह कैसे मेंटेन होते हैं। ये सब चीज़ें 6 और 7 में इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पूरा बता दिया है, लेट्स स्टार्ट। चलो ठीक है बच्चों, तो शुरुआत कर रहे हैं 6 और 7 के साथ में। ठीक है, 6 और 7 की थोड़ी कहानी इस प्रकार है। ये बात कर रहे हैं पीरियडिकल रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न्स के बारे में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज जो भी काम कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? डीलिंग कर रहा है। उसका काम क्या क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? वो कंट्रोलिंग कर रहा है, रेगुलराइज कर रहा है, सब चीज़ों को संभाल रहा है कि डीलिंग्स फेयर तरीके से हो, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में हो, फेयर डीलिंग हो, पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। ये सब काम है, बट एट द सेम टाइम उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन में बात आती है रिटर्न्स की, कि भैया आपको पीरियडिकल रिटर्न्स देने पड़ेंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो। ठीक है, जैसे भी हो। तो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से देना रहता है, बट पीरियडिकल का मतलब ही होता है, राइट? तो उसमें आप क्या दोगे? हर एक स्टॉक एक्सचेंज को देना है जो रिकॉग्नाइज्ड है। तो किसी को छोड़ा है क्या यहाँ पर? नहीं, सबको, एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को काम करना है। किसको देना है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या सेबी के पास में आपको ये रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या देना पड़ेगा आपको? सिंपल सी बात है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज एनलिस्टेड हैं और क्या उनके ऑफिशियल रेट्स है, वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, हम आगे सेक्शन 8A पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 8A क्लियरिंग हाउस से रिलेटेड होता है भैया। जैसे क्लियरिंग हाउस होता है ना सेटलमेंट के लिए, वैसे होता है। NSE BSE दोनों का क्लियरिंग हाउस है। NSE का NSCCL है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उस तरीके से क्लियरिंग हाउस बनता है। तो आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जो क्लियरिंग हाउस के थ्रू डिलीवर कर चुके हैं आप? ठीक है, क्लियरिंग हाउस के प्रोग्राम क्या है, मेकअप प्राइजेस क्या है, कितनी सिक्योरिटीज लिस्ट और डिलिस्ट हुई है पिछले 3 महीने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप याद रखिएगा। कोई भी पॉइंट मिस हो जाए, ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ब्रॉट ऑन और रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरवर्ड लिस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 मंथ्स। फॉरवर्ड लिस्ट बनाई जाती है कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें बिकेगी, ये चीज़ें हटेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो उसका भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर अलग रखा है। तो ये पीरियडिकल रिटर्न में आपको बतानी पड़ेगी ये सारी बातें। ठीक है, एनी अदर मैटर जो हमेशा बोलते ही है। तो सर हेडिंग में इंक्वायरी भी लिखा था, तो रिटर्न्स सबमिट करना, इंक्वायरी भी हो सकती है क्या? यस, इंक्वायरी भी हो सकती है। उस इंक्वायरी के लिए, उस इंस्पेक्शन के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा ना। स्टॉक एक्सचेंज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंबर्स को भी इनसे रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ लिखा भैया? आ जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RSE,
to maintain and preserve the books of accounts and that such documents or books of accounts shall be subject to inspection. कौन कर सकता है? सेबी कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आगे वहाँ पर रूल्स में बता रखा है 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो सेबी को लग रहा है कि भैया ट्रेड के इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में एक ऑर्डर इशू करना चाहिए, जहाँ पर हम किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर करेंगे कि भैया स्टॉक एक्सचेंज या मेंबर दोनों लिख दिया, तो मेंबर्स को भी करना था, जो बात मैंने बोली थी कि आप हमें राइटिंग में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो उसको देना पड़ेगा भैया, बिल्कुल देना पड़ेगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोल रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रखी है स्टार्टिंग में। और सेबी ये चलते हुए किसी भी पर्सन को, एक या एक से ज़्यादा पर्सन को वो इंक्वायरी के लिए क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, गवर्नमेंट बॉडी का अफेयर चेक करेगा कि भाई ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेंबर्स का भी चेक करेगा कि मेंबर्स जो है यानी कि जो ब्रोकर्स है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कौन कौन है, क्या वो ही शेयर होल्डर्स यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर्स भी है, मेंबर्स भी है, ये सारी बातें यहाँ पर चेक की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इंस्पेक्शन की बात। चलो आ जाओ, फाइनली वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी सेबी को, ठीक है, फाइन। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स आपको जो प्रिजर्व करें आपने, ठीक है, वो आपको प्रोड्यूस भी करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया। तो क्या बोला, किस किस को बोला जा सकता है? तो देखो पढ़ लो, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 also state that where an inquiry in relation to the affairs of the stock exchange or the affairs of any of its members in relation to the stock exchange has been undertaken under subsection 3, हर डायरेक्टर, हर मैनेजर, सेक्रेटरी, हर दूसरा ऑफिसर, हर मेंबर स्टॉक एक्सचेंज का, हर मेंबर स्टॉक एक्सचेंज का जो फर्म है उसका हर पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर सब आ गए। कोई भी दूसरा पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन जो डीलिंग्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस करता हो ऊपर ए, बी और सी के साथ में। तो क्या बोल रहे हैं भैया कि आपके सारे डायरेक्टर्स, आपके सारे सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर सब आ गए, हर मेंबर भी आ गया। कोई फर्म आपकी मेंबर है तो उनके पार्टनर्स भी आ गए, उनके मैनेजर भी आ गए, उनके सेक्रेटरी भी आ गए, और इनसे रिलेटेड कोई भी दूसरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी है जो काम कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, वो भी आ गए। तो इनको क्या करना पड़ेगा? दे आर बाउंड टू प्रोड्यूस बिफोर द अथॉरिटी। जब वो इंक्वायरी करना है तो इन सबसे भी जो भी चीज़ पूछी जाएगी, इनको वो सब्जेक्ट मैटर जो भी इंक्वायरी का उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हुआ हमारा क्या, सेक्शन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ पीरियडिकल रिटर्न्स के साथ में। पीरियडिकल रिटर्न्स मेंटेन करने के लिए आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी पिछले 5 साल में, ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसमें इंपॉर्टेंट है पिछले 3 महीने के लिस्टेड डीलिस्टेड सिक्योरिटीज, आने वाले 3 महीने में खरीदे गए फॉरवर्ड के बेसिस पे और बेचे गए सिक्योरिटीज, आपको सेटलमेंट कौन कौन सिक्योरिटीज करी है आपने वो, कौन कौन सी सिक्योरिटीज कितने रेट्स पर है वो, ये सारी चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंबर्स को, स्टॉक एक्सचेंज को दोनों मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है। इंक्वायरी की जाएगी तो बिल्कुल आपको साथ देना पड़ेगा सभी लोगों को। किन किन लोगों को साथ देना पड़ेगा? इन सब लोगों को साथ देना पड़ेगा और प्रोड्यूस करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आ जाओ सेक्शन नंबर 7 पे। तो पीरियडिकल रिटर्न की बात ऊपर पे। व्हाट अबाउट एनुअल रिटर्न सर? एनुअल रिटर्न देना पड़ेगा भैया, आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। तो सर ऊपर तो हमने पढ़ा था, कहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था अभी पीरियडिकल रिटर्न। पीरियडिकल रिटर्न हम किसको दे रहे थे सर? पीरियडिकल रिटर्न हम दे रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, बराबर है। तो सर एनुअल रिटर्न किसके पास जाएगा? एनुअल रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा और सेबी के पास भी जाएगा, दोनों को आपको भेजने पड़ेंगे। मन से बोल रहा हूँ क्या? नहीं, हर स्टॉक एक्सचेंज को एक कॉपी एनुअल रिपोर्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी, और हर साल बिफोर द 31st ऑफ जनवरी इन ईच ईयर और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम जो सेबी अलाउ कर रही है, एनुअल रिपोर्ट आपको सेबी को भी भेजनी पड़ेगी, दोनों को भेजना पड़ेगा। तो ये एक लाइन ऑफ डिफरेंस है। पीरियडिकल रिटर्न जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और ये जा रहा था किसके पास में? दोनों के पास में, सीजी और सेबी के पास में। 31st ऑफ जनवरी, 31st ऑफ जनवरी हर साल की 31 जनवरी के पहले पहले आपको ये भेजना पड़ेगा, ठीक है। सेबी को भी आपको इसकी कॉपी भेजनी पड़ेगी, बात खत्म। ओके चलो आगे चले। और क्या बोल रहा है भैया? तो क्या क्या जाएगा एनुअल रिटर्न में? कुछ नहीं, पूरे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर लिखा है बच्चों, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हुई है वो सब आपको बतानी पड़ेगी, जिसके अंदर मेनली उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी है। जैसे भैया मेन मैं आपको बताता हूँ जो ऑलरेडी रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए, जैसे कि ये ऊपर हमने पीरियडिकल में 3 मंथ्स का बोला था, यहाँ पर पूरा साल भर का जा रहा है, पूरे कैलेंडर ईयर का जा रहा है, बराबर है, ठीक है। मेंबर्स का एडमिशन, रीएडमिशन, डेथ और रेजिग्नेशन, गवर्निंग बॉडी कॉम्पोजिशन अगर चेंज हुई है तो वो, अगर रूल्स और बायलॉज में कुछ चेंजेस करे हैं तो वो,
ठीक है, कोई नई सब कमेटी बनाई है उसमें चेंजेस हुए हैं तो वो, जो मेंबर्स ने गड़बड़ करी है उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन ली है क्या, वो, डिस्प्यूट्स का आर्बिट्रेशन कैसे चल रहा है, कितने मेंबर्स और नॉन मेंबर्स के बीच में, वो, कोई डिफॉल्ट है तो वो, इमरजेंसी ट्रेड में क्या एक्शंस ली है वो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप याद क्या क्या कर सकते हैं, कोई 4 याद कर लो, ये ईजी है, ये दोनों पॉइंट ऊपर भी हम करके आए तो ये ईजी है। ठीक है, रूल्स और बायलॉज इंपॉर्टेंट है, गवर्निंग बॉडी का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, एडमिशन और ये सब मेंबर का इंपॉर्टेंट है, और गड़बड़ वाली चीज़ है डिफॉल्ट, डिसिप्लिनरी एक्शन और आर्बिट्रेशन, ये तीनों एक साथ, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल विद इन 1 month of the date of the holding of its AGM furnish SEBI with a copy of its audited balance sheet and profit and loss for the preceding financial year। मतलब हम एनुअल रिटर्न तो दे ही रहे हैं सेबी को, बट हमें सेबी को एक और चीज़ देनी पड़ेगी, वो है हमारे ऑडिटेड बैलेंस शीट और हमारा ऑडिटेड पीएनएल जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, हमें सेबी को सबमिट करना पड़ेगा। कब, एजीएम के 1 महीने पहले। एजीएम में आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखोगे, एजीएम में आप अपने बैलेंस शीट रखोगे, वहाँ पर बताओगे, तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा सेबी को कि भैया हम हमारी एजीएम में ये सब रखने वाले हैं, तो 1 महीने पहले हमको ये भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7, दोनों को आप सिंपली याद कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 में मैं आपको बता देता हूँ, पीरियडिकल रिटर्न है, यहाँ पर क्या है, AR है। ठीक है, ये जाएगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस सेबी के पास में, बराबर है। 31 जनवरी के पहले पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा हर साल। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था कि इंक्वायरी हो सकती है क्या, यस। इंस्पेक्शन हो सकता है क्या, यस। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए कॉल किया जा सकता है क्या, यस। यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है क्या, यस। यहाँ पर डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को, हर अदर ऑफिसर को, अगर आपका कोई मेंबर, सारे मेंबर्स तो है ही सही, बट कोई मेंबर्स अगर फर्म है तो उनके पार्टनर्स को, सब यहाँ पर लायबल है, बाउंड है कि आपको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। 7 बोल रहा था एनुअल रिटर्न दीजिए, एनुअल रिटर्न के अंदर की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देख ली क्या क्या देनी पड़ेगी। साथ में हमको 1 महीने पहले हमारे एजीएम के हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट और पीएनएल हमको देना पड़ेंगे, सेबी को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई। चलिए, तो ये बात हमारी यहाँ पर खत्म होती है। अब हमें यहाँ पर चालू करना हमारा एक नया पूरा सिस्टम, यानी कि अभी तक 6 और 7 तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, बट मेन जो हम यहाँ पर बात करने आए वो क्या है, 7 है, 8, 9 और 10। तो आइए मैं इनका पहले एक चार्ट बनाकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको चारों सेक्शन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा चिंदी हो जाएंगे। मतलब अगर आपने ये पूरा चार्ट देख लिया मेरा, जिस हिसाब से मैं आपको बाइफिकेट करके फ्लो समझाने वाला हूँ कि चारों सेक्शन कैसे काम करेंगे, देन आपके लिए चुटकियों का काम रहेगा, बिलीव मी, टेंशन मत लीजिए। आइए चलो, तो 6, 7 के बाद में अब हम डिस्कस कर रहे हैं 7 है, 8, 9 और 10 को। ठीक है, तो आ जाओ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप पहले देख लो, एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ पहले पावर। ठीक है, ये सारे सेक्शन जो है बात करते हैं पावर। पावर टू वॉट, तो आ जाओ, टू मेक स्लैश अमेंड, मेक स्लैश अमेंड वॉट, रूल्स। ठीक है, ये बात हो गई, मेक स्लैश अमेंड रूल्स। ओके फाइन, और किसकी बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है बायलॉस के बारे में। ठीक है, तो बायलॉस को मैं यहाँ पर सेपरेट मेंशन कर देता हूँ, बायलॉस। ठीक है, ओके गाइस, तो ये बात समझ में आ गई हमको कि 2 तरीके से हमको यहाँ पर डिस्कस करनी चीज़ें, 1 पावर, 2 मेक एंड अमेंड रूल्स, दोनों साथ में लिखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने सिर्फ बायलॉज लिखा है। ठीक है, क्योंकि बायलॉज में मैं 2 पार्टीशन आगे और करने वाला हूँ। ठीक है, वो कैसे होंगे, वो इस तरीके से होंगे, देखो भैया, वो होंगे मेक एंड, दोनों मेक एंड अमेंड। ठीक है, अब ये पावर्स ना अलग अलग लोगों के पास में, अमेंडमेंट की पावर यहाँ पर अलग लोगों के पास में, यहाँ पर भी हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अब हमने पहले बात की थी एंटिटीज़ कितनी है हमारे पास में, एंटिटीज़ कितनी है हमारे पास में, तो हमारे पास मेनली 4 एंटिटीज़ है, नहीं हमारे पास में मेनली 3 एंटिटीज़ है। ठीक है, वो 3 एंटिटीज़ कौन कौन सी है मैं साइड में लिख देता हूँ। एक तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर है। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सेबी हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो एक बात, चलो यहाँ से आगे चलते हैं कि ये काम किसके पास रहेगा, चाहे बनाना हो चाहे अमेंड करना हो, तो पहला तो सेबी खुद कर सकता है क्या, नहीं, स्टॉक एक्सचेंज उससे पहले खुद कर सकता है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक पार्टी हो गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी लेटर स्टेज में ये दोनों कर सकते हैं, बराबर है। ठीक है,
तो मेक और अमेंड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बायलॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बायलॉज की बात कर रहे हैं जब, तो बायलॉज में अगर आपको बायलॉज बनाना है तो कौन बनाएगा, तो भैया सेबी बनाएगा, नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा और वो अप्रूवल लेगा। स्टॉक एक्सचेंज खुद के बायलॉज बना सकता है ना, बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। और उनको बनाना, कुछ गड़बड़ हुई तो अमेंड करना, वो सब कौन करेगा, वो सेबी करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा चार्ट दिया। अब ये चार्ट में क्या बात चल रही है, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आप इसको ऐसे याद करिए, पहले रूल्स को हमने अलग करा और बायलॉज को हमने अलग करा, ठीक है। अब मैं सेक्शन नंबर्स लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 7A, 8, 9 एंड 10, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, सबकी हेडिंग मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर सबकी हेडिंग्स मैच होगी जिस हिसाब से हमने समझा है। आपको यहाँ पर हेडिंग्स को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। देखो, हमें रूल्स और बायलॉज दोनों की बात कर रहे हैं, तो रूल्स को बनाना और रूल्स को अमेंड करना साथ में चलता है, ठीक है। तो इन दोनों की हेडिंग जब पढ़ेंगे ना आप, तो मेक एंड अमेंड रूल्स, मेक एंड अमेंड रूल्स, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के पास में पावर है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी के पास में पावर है, ठीक है। जब स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर कुछ भी चीज़ बनाएगा, तो क्या उसको यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा, क्या कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बना देगा। बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी बनाएगी तो वो कंसल्ट करेंगे, किसको कंसल्ट करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, कि भैया हम आपके रूल्स को अमेंड कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, बराबर है, ठीक है, नाइस। अब यहाँ पर आओ, बायलॉज बनाते टाइम में जब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन नंबर 9 के अंदर अपने बायलॉज को सिर्फ बनाएगा, तो उसको यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा, क्या, उसको बिल्कुल कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा सेबी के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसको सेबी से कंसल्ट करना पड़ेगा। और जब सेबी अगर बनाएगा तो अदर वे राउंड भी हो जाएगा, क्या, यस, उसको भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कंसल्ट करना पड़ेगा, दोनों बातें। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से सिस्टम चलेगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ डिटेलिंग में, हम एक एक सेक्शन देखते हैं, ठीक है। मेक और अमेंड रूल्स साथ में, बायलॉज का मेक और मेक एंड अमेंड अलग अलग है, उन दोनों को हम समझेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। चारों सेक्शन हैंड इन हैंड चलेंगे, चारों में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स भी है, तो वो आप टेंशन मत कीजिए, उसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, चलो, तो अब देखो, अभी 7A, 8, 9, 10 में से सबसे पहले 7A शुरू करेंगे, ठीक है। तो 7A और 8 ये जो दोनों हैं, ये दोनों रिलेटेड किससे, मैंने आपको बताया था, मेक और अमेंड, किसका भैया, रूल्स, ठीक है। तो 7A में सबसे पहले कौन फोकस में, हमेशा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पहले खुद का काम करेगा ना, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो गवर्निंग बॉडी है हर स्टॉक एक्सचेंज की, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम RSE बोलते हैं, ठीक है। उसके पास में पावर है कि वो अपने रूल्स बना सकता है और अपने रूल्स को अमेंड भी कर सकता है, ठीक है। ये उसके अंदर पावर है। तो चलिए भैया, स्कोप देख लेते हैं कि क्या स्कोप है भैया इसका। तो किस तरीके से वोटिंग राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है वो, लेट्स सी। वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ओनली, भैया स्टॉक एक्सचेंज बोल सकता है कि जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ मेंबर को ही मिलेंगे, मेंबर के अलावा और कोई वोटिंग नहीं कर पाएगा। तो कोई भी चीज़ मीटिंग के अंदर अगर कोई भी मैटर आता है तो उसको वोट करने का हक सिर्फ एक मेंबर को है, ऐसा वो रूल बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। रूल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, रूल्स, और रूल्स कौन बना रहा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले खुद के वो रूल्स बनाएगा, ठीक है। हर मेंबर के पास में एक ही वोट करने की ताकत है, ईच मेंबर मे बी एंटाइटल्ड टू हैव वन वोट ओनली। आपका शेयर कितना है पेड अप इक्विटी में, उससे कोई मतलब नहीं है, एक बंदा एक वोट करेगा, ठीक है। कोई मेंबर क्या अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, उसको खुद को आना पड़ेगा, ठीक है, और खुद को वोट करना पड़ेगा, कोई प्रॉक्सी नहीं आ सकता है। और इन तीनों से रिलेटेड इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल, सप्लीमेंट्री मैटर्स जितने भी हैं, वो सब क्या भी रूल्स कौन बना सकता है, उन सब से रिलेटेड रूल्स भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बना सकता है, ठीक है। नाउ आगे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन डाल दी है भैया, कि अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने जो रूल्स बनाए हैं और वो उसको अमेंड करना चाहता है, ठीक है, तो उसको अप्रूवल किसका लगेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। तो ज़रा अपने चार्ट में आना, ऊपर चार्ट में हमने क्या बात करी थी, हमने यहाँ एक उल्टा बनाया था, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने दोनों टू एंड फ्रो बनाए, वैसा टू एंड फ्रो यहाँ पर भी होगा। मतलब कि जब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अपने रूल्स बना रहा है और जब उसको अमेंड करना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर सेबी सुओ मोटो कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम कर रही है, तो उसको भी कंसल्ट करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। तो टू एंड फ्रो चलेगा, ठीक है। तो कंसल्टेशन वाला पॉइंट तो आप भूलना ही मत, ठीक है। अप्रूवल का पॉइंट आप भूलना ही मत, कोई भी सेक्शन चल रहा हो। तो 7A में हमने देख लिया कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अपने रूल से रिलेटेड चीज़ें बना सकता है, अमेंड करने के लिए उसको CG की हेल्प चाहिए रहेगी, ठीक है, अमेंड के लिए, ये यहाँ पर लिख लो आप। चलो, तो अब हेडिंग पढ़ो 8 की, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड है। क्या भैया, रूल्स डायरेक्ट करने के लिए, उनको बनाने के लिए किसके पास में पावर है, तो उन्होंने कहा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी के पास में ही पावर है। तो सेक्शन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 8 बोल रहा है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, एक ओपिनियन बनाएगी, जो भी नेसेसरी है वो करेगी और डायरेक्ट करेगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को राइटिंग में कि आप अपने रूल्स को ऐसे बनाइए या फिर अमेंड करिए। ऑलरेडी बना रखे तो ऑब्वियसली अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उन मैटर्स को लिखेगी। कितने टाइम पीरियड में? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। 2 महीने के अंदर अंदर, जब से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेबी ने ऑर्डर दिया है, उसके 2 महीने के अंदर अंदर वो चेंजेस, वो अमेंडमेंट, वो रूल्स वैसे बन जाने चाहिए, ठीक है। सर व्हाट इफ स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर के हिसाब से काम न करे? तो नहीं करेगा तो जो हमारी सेबी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद ही कर देगी ये काम। बोलेगी तुमको नहीं करना है, हमने तुमको मौका दिया था 2 महीने का, ठीक है, अब हम खुद ही ये काम कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे मॉडिफिकेशन वो कर सकती है जो अग्री करेगा स्टॉक एक्सचेंज और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो 8 में पावर चली गई किसके पास में? 8 में पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी के पास में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 7A के अंदर स्टॉक एक्सचेंज था, उसको अमेंडमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं सारा आपको टेबल बना के दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। और उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे स्कोप के अंदर कि भाई एक मेंबर एक ही वोट देगा, सिर्फ मेंबर्स ही वोट देंगे और कोई प्रॉक्सी नहीं ला सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। चलो अब आगे चलो, अब आ गए हम बायलॉज के ऊपर। रूल्स के दोनों कवर हो गए हमारे। बायलॉज में क्या भैया? सबसे पहला हमने लिखा था 9 और 10, दोनों में बायलॉज लिखा था। तो पहले हमने 9 में लिखा था मेक और 10 में लिखा था हमने मेक एंड अमेंड बोथ, बराबर है, मेक एंड अमेंड बोथ। तो पहले मेक की बात कर लो, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बायलॉज। तो सबसे पहले आरएसी काम करेगा। यहाँ पर भी आरएसी के अकेले काम कर सकता है क्या? नहीं, उसको भी यहाँ पर सेबी की अप्रूवल चाहिए रहेगी। तो आरएसी हमेशा अप्रूवल लेगा क्योंकि वो छोटा है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी हमेशा कंसल्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आरएसी में मेक बायलॉज फॉर रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी। जैसा कि मैंने आपको बोला, बायलॉज भैया कैसे कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे बायलॉज है दोस्तों, बहुत सारे बायलॉज है। मैंने आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले रखे जो आपको याद रह सके। मिनिमम आपको 4 तो याद करना ही है, बाकी जितने आप कर पाए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा पहले नीचे ले चलता हूँ, ये आपको याद रहेंगे हमेशा, ये वाले बायलॉज है, ठीक है। आओ देखो भैया, मेंबर का क्या क्या ऑब्लिगेशन है? हमेशा ऑब्लिगेशन है कि मेंबर इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देगा एंड डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेगा जो भी गवर्निंग बॉडी को चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं भैया? बायलॉज की बात कर रहे हैं। बायलॉज कौन बना रहा है? स्टॉक एक्सचेंज बना रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज कैसे बायलॉज बनाएगा? बायलॉज मतलब वो कैसे कैसे यहाँ पर पॉइंट्स डालेगा कंट्रोल करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को ढंग से चलाने के लिए। वो कहेगा मेंबर्स को सबसे पहले कि भैया हमें इन्फॉर्मेशन दो, डॉक्यूमेंट दो, जब भी जिस चीज़ की हमको ज़रूरत रहेगी। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे कितना होगा, एक इंडिविजुअल मेंबर कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कर सकता है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है, वो भी यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बताएगा, ठीक है। सर्किट वर्किट लगाना, ये सब चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, बराबर है। जॉबर्स और ब्रोकर्स, इनका सेपरेशन होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, बराबर, ठीक है, ओके। द रेगुलेशन ऑफ डीलिंग्स बाय मेंबर्स फॉर देयर ओन अकाउंट, अगर मेंबर्स खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर उनका भी रेगुलेशन ढंग से कि भैया मेंबर्स कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं नीचे से बोला। अब देखिए किसी कॉमन नॉलेज वाली बात आएगी, ब्रोकरेज सेट करना, चार्जेस सेट करना, कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे चलेगा, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, रिकवरी ऑफ फीस, फाइन और पेनल्टीज कैसे होगा, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स होने का मेथड या प्रोसीजर क्या होगा, मार्केट रेट्स को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है और डिक्लेरेशन कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड कंडीशंस क्या होगी, ये सब चीज़ें। तो मैंने यहाँ से लेके नीचे तक आपको पहले ये वाले पॉइंट्स कवर कर दिए, ठीक है। ये देखिए ये वाला, इसमें अब याद करने का तरीका क्या है? पहले मेंबर्स इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंपॉर्टेंट है। तो भैया वॉल्यूम्स की जब बात आएगी तब मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात आएगी, तो ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको बाद में याद रहेगा। वॉल्यूम से रिलेटेड एक और पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि भैया कितना मार्जिन यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी ये बताएगा, ठीक है। मेथड्स और प्रोसीजर्स, एमपी, ये हमने देखा था यहाँ पर ऊपर कि भैया क्या क्या मेथड्स और प्रोसीजर्स रहेंगे जिस हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है, ओके। सो ये वाला पॉइंट हो गया। फाइन्स और पेनल्टीज आपको याद रहेगा, ब्रोकरेज आपको याद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फीस और पेनल्टी वाली, ये सब मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए ऊपर, ये जो सब पॉइंट्स है, देखिए थोड़े अंदर की तरफ है ना, सब पॉइंट्स है जो ये ऊपर वाले पॉइंट से आ रहे हैं, और ये बात कर रहा है पता है किसके बारे में? ये बात कर रहा है क्लियरिंग हाउस के बारे में, कि बायलॉज बनेंगे तो सेबी जो बायलॉज बनाएगा
उससे पहले यहाँ पर कौन बना रहा है, आरएसी बना रहा है, तो आरएसी क्या करेगा, सेबी को सबमिट करेगा, क्या सबमिट करेगा, वो एक पीरियोडिकल सेटलमेंट सबमिट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। भैया सेबी को ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो सेटलमेंट हाउस है उसने ये चीज़ें सेटल करी है इस पीरियड के अंदर। तो क्या बताएगा भैया, सिंपल से आता है, कितनी कैटेगरी की सिक्योरिटीज़ हैं जो इस पीरियड में सेटल हुई है, नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज़ वो बताओ जिनको स्क्वायर्ड अप किया है हमने सेटलमेंट पीरियड के अंदर, ठीक है, जो एक्चुअली डिलीवर हुई है कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं, बराबर है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या भैया, फिक्सिंग, ऑल्टरिंग एंड पोस्टपोनिंग ऑफ डेज ऑफ सेटलमेंट, आप कैसे डिसाइड करते हैं, उनको कैसे फिक्स करते हैं, राइट। ये सब चीज़ें पॉइंट्स हैं, इनमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए ताकि आप मॉड्यूल पूरी कवर कर चुके होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोल रहा था, मेरे वीडियो सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप खुद बुक से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से पढ़ेंगे, इससे बेहतर है कि आप मेरे नोट से पढ़ लीजिए, याद करने का एक आपको सिंप्लीफाइड नोट्स ही मिल जाएंगे और एट द सेम टाइम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो क्लियरिंग हाउस वाली बात होगी, सबसे मेजर पॉइंट था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट आवर्स ऑफ द ट्रेड। भैया 8:30, 9, 9:30 टाइमिंग्स चेंज होती गई धीरे धीरे, जो हो रही है आज के हिसाब से भी, तो मार्केट खुलने के टाइमिंग भी ये डिसाइड करता है कौन, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई एनएसई ने अपने अपने यहाँ पर क्या बना रखे हैं, बाय लॉज बना रखे हैं, बराबर है। तो अब ये खुद ही बना रहा था, स्टॉक एक्सचेंज खुद ही बना रहा था। सर मेजर पॉइंट बता दो ना, कुछ नहीं, सेक्शन नंबर 9 में आपको याद रखना है कि ये पावर आरएससी के पास में है, बट उसको किसका अप्रूवल चाहिए, उसको सेबी का अप्रूवल चाहिए रहता है ये सब काम करने के लिए। किस तरीके के बायलॉज वो बनाता है, तो ज़रा आप इसको बस ऐसे याद कर लीजिए कि भैया एक तो मेंबर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मेंबर्स इन्फो, मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट आपको। मेंबर्स को इन्फो देनी पड़ेगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो आप बताइए, ठीक है। दूसरे सब मेथड्स के और प्रोसीजर्स, MNP लिख दीजिए और कुछ वर्ड्स डाल दीजिएगा, सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज़ वो यहाँ पर डिसाइड कर सकता है क्या, यस, फाइन्स एंड पेनल्टीज़ वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और भैया ब्रोकरेज फिक्स कर लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे वो क्या थे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो है आर्स वाला, ठीक है, और दूसरा सेटलमेंट वाला, क्लियरिंग हाउस CH, ठीक है। तो सेटलमेंट वाला, क्लियरिंग हाउस वाला, बस इस तरीके से सारे बाय लॉज हो जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 9 भी आपका यहाँ पर एंड होता है। ये लास्ट उन्होंने वो पॉइंट बोला है कि अगर इन बाय लॉज को कोई फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज फाइन, एक्सपल्शन, सस्पेंशन, कोई भी अदर पेनल्टी लगा सकती है, उसको जैसा ठीक लगे। अब मेक की बात तो गई, मेक या अमेंड दोनों की पावर है, पता है किसके पास है दोनों की पावर, ये है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेबी के पास में है, ठीक है। उनको ये पावर दी गई है कि वो बना भी सकते हैं, अमेंड करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, या तो वो खुद भी कर सकते हैं या स्टॉक एक्सचेंज भी उनको रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट यहाँ पर किया जाएगा, फिर ऑफिशियल गैजेट में उनको डाला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, अमेंडमेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा बायलॉज के अंदर जो सेबी ने बोले गए, ठीक है। कितने टाइम में करना है तो पढ़ लो यहाँ पर, इन केस द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज। भैया बात अच्छी नहीं लगी, स्टॉक एक्सचेंज बोला कि आपने जो बोला भैया हमको सही नहीं लग रहा है, ऐसा है, तो क्या हो सकता है, ऑन इट्स ओन देन इट में अप्लाई टू सेबी विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का आपको टाइम दिया गया है, आप सेबी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कब भैया, जब यहाँ पर 2 तरीके थे ना, खुद ही या फिर रिक्वेस्ट पे, बराबर है। तो जब गवर्निंग बॉडी को यहाँ पर ऑब्जेक्शन है जो अमेंडमेंट बायलॉज के अंदर सेबी ने डायरेक्ट किए हैं, तो वो खुद 2 महीने के अंदर अप्लाई कर सकता है। 2 महीने कब से, जब से ऑफिशियल गैजेट के अंदर यहाँ पर छपाई हुई है तब से 2 महीने के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ठीक है। रिविजन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन। जो सेबी ने दिया था वो इंटरेस्ट ट्रेड के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो ही हम उसको करेंगे, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कह दिया है भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी यहाँ पर बायलॉज को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, अमेंड कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, बट उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, किसको कंसल्ट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। अब या तो उनको अच्छा लगेगा या उनको अच्छा नहीं लगेगा, अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ पर जाके बोलेंगे कि भैया करो। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी कैसे यहाँ पर डिसीजन लेगी, जो इंटरेस्ट में होगा ट्रेड के और पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा वैसे ही करेगी, ठीक है। और यहाँ पर रीजंस भी चाहिए रहेंगे, रीजंस भी आपको बताने पड़ेंगे कि आप अमेंडमेंट क्यों करवाना चाहते हो भैया, क्यों बनाना चाहते हो। फाइनली फिर ओजी के अंदर यहाँ पर यानी कि ऑफिशियल गैजेट के अंदर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इस तरीके से ये टोटल हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। आगे
हम जो देखेंगे वो दूसरे सेक्शन देखेंगे। तो हमने इस पूरे वीडियो के अंदर किया क्या है दोस्तों, आ जाओ। पहले हमने 6 और 7 को डिस्कस किया था। 6 और 7 में हमने पीरियोडिकल रिटर्न और हमने देखा था, इसको सही कर देता हूँ, पीरियोडिकल रिटर्न और हमने देखा एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न सीजी और सेबी दोनों को भेजना पड़ता है और यहाँ पर इसको सिर्फ सीजी को भेजना पड़ेगा। ठीक है, बराबर, ये हम ऑलरेडी देख के आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है भैया, 6 और 7 के बाद में हमने डिस्कस किया था 7A, 8, 9 और 10। ठीक है, इनको याद करने का मैंने तरीका आपको एकदम मस्त बताया है। दो दो सेक्शन को पढ़ो, यहाँ पर 2 मंथ्स करिए और यहाँ पर भी 2 मंथ्स करिए। क्यों भैया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी के जो भी सेक्शन हैं, यानी कि 8 और 10 है, 8 है रिलेटेड टू रूल्स और 10 है रिलेटेड टू बायलॉज। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये है रूल्स के लिए और ये दोनों है बायलॉज के लिए। ठीक है, तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेबी अमेंड कर रही है, वो कर रही है, तो उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से उसको कंसल्ट करना है। और जब भी 7A और 9 हो रहा है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ही अपने रूल्स बना रहा है, बायलॉज बना रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं, वो इन लोगों से अप्रूवल लेगा। जो बड़ा है उनका अप्रूवल लो और बड़े वाले काम कर रहे हैं तो छोटे वालों को कंसल्टेशन करो। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्कोप के कुछ 3-4 पॉइंट थे और 9 के अंदर भी कुछ यहाँ पर क्या थे, हमारे पास स्कोप के पॉइंट्स थे। ठीक है, जिसको हमने बोला था यहाँ पर क्या है भैया, स्कोप में वो क्या बोलते हैं, बायलॉज, किस किस तरीके के बायलॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो 7A और 9 में स्कोप और बायलॉज को बताया गया, 8 और 10 में 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है। ठीक है, और फाइनली एक बात तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये सब वर्ड्स ऐड करने हैं, ऑफिशियल गैजेट ऐड करना है, रीज़न बताना पड़ेगा अमेंड करने के लिए। ठीक है, ये सब तो कॉमन चीज़ है, आप लिख ही देना। इस तरीके से ये टोटल 6 सेक्शन हमने इस यहाँ पर वीडियो के अंदर कवर कर लिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर का फ्लो कैसे चल रहा है। आइए, तो देखिए, ये टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट मैंने आपके लिए बनाया था। ठीक है, तो वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक्स को समझा, CND के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर हमने यहाँ पर 3, 4, 5 के इस क्लब को समझा, रिकॉग्निशन वाला। आज हमने इस थर्ड वीडियो के अंदर ये समझ लिया है, मेक और अमेंड वाला पावर क्लब, जिसको मैंने नाम दिया था। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई हमारी, बराबर है, ये थर्ड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आगे हमको कहाँ जाना है, आगे हमको जाना है ये ए क्लब के ऊपर। ठीक है, सो अगला जो हमारा यहाँ पर पोर्शन आने वाला है वो आएगा ए क्लब। ए क्लब में 13A, 18A, 30A, 23A, 23JA, ये छोटा सा क्लब है। ठीक है, कोशिश करूंगा इसके साथ में मैं आपको 11-12 भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये ए वाले सेक्शंस क्या क्या है, कुछ नहीं, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर क्या होती है, ठीक है, डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नॉन ट्रांसफरेबल जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके ऊपर एक्ट लगता है क्या। ठीक है, बाकी कुछ सेटलमेंट से रिलेटेड 23 सेक्शन है, वो भी हमको यहाँ पर देखना है। तो ये हम चीज़ें देख लेंगे। स्कोरिंग है, कुछ एक आध मार्क्स के लिए भी आ गया, तो आप ये छोटा सा वीडियो देख के खत्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो ई चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, नए नए वीडियोज़ आएंगे, अच्छे से कूल होकर पढ़ाई करो। ठीक है, और आगे के जो सेक्शन दिख रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आते जाएंगे एक एक करके। लास्ट में 15-27 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो देखेंगे। 11-12 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो भी देखेंगे। बाकी ये भी चिंदी से सेक्शन है, चिंदी वाले सब एक वीडियो में क्लब कर देंगे। ओके गाइज, चलो बाय बाय, थैंक यू।